हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस दैट इज़ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स इन थर्ड सेमेस्टर. दिस इज़ यूनिट नंबर 1. द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स. दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 एंड माई सेल्फ आशुतोष जायसवाल. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं अब हम कवर करेंगे. तो दीज आर द टॉपिक्स. फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन, then the macroscopic and microscopic viewpoints, then thermodynamic system, then properties of system, and last में हम देखेंगे measuring units. units मतलब जो हम कोई भी हमारा सामान है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मेज़र करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, किलोमीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, आवर, मिनट, उसको किस तरीके से सेट करते हैं और उसके कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो हम देखेंगे मेजरिंग ऑफ यूनिट्स में. हो, फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. सब्जेक्ट क्या है? थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वर्ड है हमारा थर्मो और सेकंड वर्ड है डायनामिक्स. तो थर्मो प्लस डायनामिक्स. तो यहाँ पे जो थर्मो वर्ड है उस थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का कॉमन मीनिंग होता है मोशन या फिर ट्रांसफ़र. जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा. एक्चुअली जो डायनामिक्स इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी विथ कंसिडरिंग ऑन फोर्सेस. तो डायनामिक्स का सिंपल मीनिंग हम लेके चलते हैं मोशन या फिर ट्रांसफ़र. तो थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब हुआ? द मोशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट मोशन और ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. क्योंकि ट्रांसफ़र तभी होगा जब हमारे पास दो अलग अलग बॉडी रहेगी. दैट इज़ हम इसको कंसिडर कर लेते हैं बॉडी वन, बॉडी टू, इस तरीके से. या यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज़ द हॉट बॉडी, दिस इज़ द कोल्ड बॉडी. इसको हम कंसिडर करते हैं बॉडी ए, इसको बॉडी बी. तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से होगा? फ्रॉम द हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. जो कि कॉमन है कि जो भी चीज़ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जिसका टेम्परेचर कम होता है तो हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है. या फिर हम देख सकते हैं दूसरा जो डेफिनेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ थ्री ईज. ई, फर्स्ट इज एनर्जी, सेकेंड इज इक्विलिब्रियम, थर्ड इज एंट्रोपी. एनर्जी के अगेन दो पार्ट, वर्क और हीट. आगे थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हम इसको देखेंगे. इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होते हैं, थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल. इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में है. एंड द थर्ड ई इज एंट्रोपी. दिस इज कम्स अंडर द यूनिट नंबर 2. तो अभी बस आप इतना ध्यान में रखिए कि जो थर्मोडायनामिक्स ऑफ बेसिकली इसमें हम तीन टाइप की ई का स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज द एनर्जी, सेकंड वन इज द इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज एंट्रोपी. Now the definitions of thermodynamics. So thermodynamics is the science of energy transfer and its effect on physical properties of a system of any substance. और स्पेसिफिकली अगर इसको देखें तो थर्मोडायनामिक्स डील्स विद एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी एक्सचेंज एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज. दिस इज द थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली. एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? तो सबसे जो कॉमन है यहाँ पर, जो हम डेली लाइफ में भी हम देखते हैं यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर, सबसे कॉमन. देन हीटिंग डिवाइस लाइक हीटर जो हम घर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, पंप यूज़ करते हैं. पंप किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो आपका पानी के लिए वाटर सप्लाई के लिए पंप हो या फिर और भी किसी टाइप का पंप हो. तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज़ ऑटोमोबाइल. मीन्स बाइक हो गया, कार है या और हैवी व्हीकल्स हैं तो ऑटोमोबाइल इंजन्स, दैट इज़ अगेन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देन कंप्रेसर, प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट. तो प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है ये आपके लिए हो सकता है एक नया वर्ड हो. प्रोपल्शन सिस्टम आप जानते होंगे इसके बारे में, रॉकेट्स. दैट कम्स अंडर द प्रोपल्शन डिवाइसेस. रॉकेट्स हो गया, जेट इंजन हो गया.
ये सब हमारा प्रोपल्शन डिवाइसेस में आता है, इसमें भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। देन पावर प्लांट, पावर प्लांट के बारे में तो सभी जानते हैं कि यहाँ पास में ही है, जैसे हमारा एनटीपीसी पावर प्लांट हो गया, तो एनटीपीसी पावर प्लांट है, दैट इज़ अ थर्मल पावर प्लांट। वैसे हाइड्रो पावर प्लांट भी होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स आर अगेन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक है हमारा टरबाइन, और लास्ट में है सेपरेशन एंड लिक्विफिकेशन प्लांट। तो ये सब जो जितने भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन है, उसका ये ब्रीफ है कि थर्मोडायनेमिक्स से हमारे क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ये देखिए, दैट इज़ द पावर प्लांट, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, heat pumps, boat, AC, turbines, and again human body। ह्यूमन बॉडी पे भी थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टोटल जो है 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो फर्स्ट वन इज द जीरोथ लॉ, देन द फर्स्ट लॉ, देन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये 4 हमारे लॉ होते हैं। इसका एक ब्रीफ देख लेते हैं। जीरोथ लॉ डील्स विद द थर्मल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लॉ डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। द सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स द गाइडलाइन ऑन द कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर इनटू वर्क, मतलब ये डायरेक्शन शो करता है, और इसमें हम एंट्रोपी का भी स्टडी करते हैं। और थर्ड लॉ जो होता है, इट डिफाइंस अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी। तो ऐसे ये 4 हमारे लॉ हैं, जिसमें जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ जो है हम यूनिट नंबर 1 के अंदर में डिस्कशन करेंगे, एंड देन सेकंड लॉ थर्ड लॉ जो है हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। The approaches, there are basically two type of approaches. The first one is the macroscopic and second one is the microscopic। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है जहाँ पे हम मैटर को कंसिडर करते हैं और मैटर के बिहेवियर पे उतना ध्यान नहीं देते। दैट इज़ द माइक्रोस्कोपिक, सॉरी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? मिनिमम, छोटा सा छोटा, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक में हम मॉलिक्यूल के जो एटॉम्स हैं उस एटॉम पे हम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मींस एटॉम कंसिडर करें, मीन्स इसका हम बिहेवियर जो रहता है एटॉमिक बिहेवियर उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो मैक्रोस्कोपिक इज द अप्रोच ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कंसिडर without taking into account the events occurring at molecular level. The analysis of macroscopic system does not require the knowledge of behavior। यही मैं आपको भी बताया था कि इसमें हम बिहेवियर पे ध्यान नहीं देते हैं। और माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी में इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक भी हो गया। द नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप। तो टोटल जो हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बेसिकली हमारे 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, और एक होती है बाउंड्री। अब देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम के एनालिसिस के लिए हम जितने पार्ट में, यूनिवर्स के जिस पार्ट में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस पार्ट को बोलते हैं सिस्टम। द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर द स्टडी। ये इसका सिस्टम का कोई भी साइज या शेप नहीं हो सकता, ये कुछ भी हो सकता है जहाँ पे भी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि LCIT कॉलेज की बात करें, तो कॉलेज इज़ अ सिस्टम, और कॉलेज को छोड़ के बाकी चीज़ें जितनी भी रहेंगी दैट कम्स अंडर द सराउंडिंग। मास origin outside the system is called surrounding. And the third one is boundary. It may be real or it may be imaginary surface that separates the system and surrounding। system और surrounding को जो भी अलग अलग करे उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेगा। मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल आपका सिस्टम हो गया। मोबाइल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो जितनी भी रहेंगी इंक्लूडिंग यू, यू आर द सराउंडिंग। और आप दोनों को जो अलग अलग कर रहा है इमेजनरी लाइन, जो कि हमको दिख नहीं रही है, हमको सोचना पड़ेगा कि मोबाइल और आपके बीच में कोई एक ऐसा लेयर है जो कि आपको उसे अलग कर रहा है। दैट इज द बाउंड्री। तो ओपन सिस्टम
ये जो सिस्टम होता है हमारा टोटल 3 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज द ओपन सिस्टम, सेकंड इज द क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम. तो किसी भी सिस्टम से दो चीज़ों का ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो उसमें से मास का ट्रांसफ़र होगा या एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या दोनों का ट्रांसफ़र होगा. तो ये जो दो हमारे क्वांटिटी है, एनर्जी और मास, इन दोनों के हिसाब से ही ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम डिसाइड होता है. तो फर्स्ट हम देखते हैं ओपन सिस्टम के लिए. एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. कोई एक ऐसा सिस्टम जहाँ से मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम. जिसमें से सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ये देखिए सिर्फ एनर्जी का जहाँ पे ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम. और जहाँ से न तो मास का और ना ही एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, दैट इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम में देखिए यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मास एंड दिस इज़ द हीट. अब इसका कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं. बॉइलिंग द वाटर. एक ओपन बाउल में आप पानी को हीट करोगे, तो वाटर हीट करने से क्या होगा, धीरे धीरे वो स्टीम में कन्वर्ट होगा. स्टीम में कन्वर्ट होगा तो गैसेस फॉर्म में वो क्या होगा, वहाँ से बाहर निकलता जाएगा. मीन्स आपके जो वाटर की जो हीट है वो बाहर निकल रही है, और जो मैटर है, मीन्स जो क्वांटिटी है वो आपका वेपराइज होकर बाहर निकलते जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाटर है वो भी हमारा रिड्यूस हो रहा है, और उसका जो हीट है वो भी बाहर निकल रहा है. तो उसको क्या बोलेंगे, दैट कम्स अंडर द ओपन सिस्टम. अब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं. तो प्लेट रखने से क्या होगा, जो वेपराइज तो होगा, वेपराइज होने के बाद प्लेट के सरफेस में जाएगा और वहाँ से कंडेंस होके वापस आपका जो भी हमारा पॉट है, जो भी बाउल है, उसमें आ जाएगा. तो मीन्स कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर जो है वो आपका बाहर नहीं जा रहा है, मतलब वाटर का लॉस नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे हमारा मास कांस्टेंट हो गया, बट एनर्जी जो है वो आपके बाउल के जो सरफेस है, बाउल के सरफेस से बाहर निकलता है. क्योंकि बाउल को जब आप टच करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो गर्म है या ठंडा है. अगर गर्म है मतलब वहाँ से आपकी हीट बाहर निकल रही है, तो वो जाएगा हमारा क्लोज सिस्टम. और थर्ड है आइसोलेटेड. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपका थर्मस, थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क में अगर आप ठंडा पानी डालते हो तो वो ठंडा ही रहता है, गर्म पानी डालते हैं तो वो गर्म रहता है. हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये कि आपके दिमाग को ये नहीं आना चाहिए कि आज मैं वहाँ पे अगर हॉट वाटर रख रहा हूँ तो मुझे 4 दिन या 5 दिन के बाद भी वो हॉट वाटर एज इट इज़ मिलेगा. टेम्परेचर वहाँ पे डाउन होगा, बिकॉज नथिंग इज़ आइडियल. आइडियल कंडीशन में कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हीट लॉस होगा, बट वो हीट लॉस बहुत कम होता है. इसलिए हम थर्मस फ्लास्क को एज एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं. तो यहाँ देखिए, मास ट्रांसफर फर्स्ट कॉलम, नो. Energy transfer, yes, that is the closed system. If both are transferred, that is mass transfer and energy transfer, that is open system. No mass transfer with no energy transfer is the isolated system. And if there is a mass transfer but no energy transfer, अगर कहीं पे मास या मैटर जो है वो हमारा चेंज हो जाता है और लेकिन एनर्जी चेंज नहीं होती है, तो इस टाइप का कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ इम्पॉसिबल. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज़. तो वहाँ पे टोटल दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम. जो भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी. ये दो टाइप का होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव. यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इन, दैट इज इंडिपेंडेंट. बस ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ये आपका हिंट है. फर्स्ट जो दो अल्फ़ाबेट्स है, दैट आई एन इज द हिंट. अब वो कैसे है देखेंगे. Intensive property are the physical properties that does not depend on the amount of matter. In means independent, independent of matter is called intensive property. जो भी मैटर के जो हमारा मैटर रहेगा उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ मास. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो उस पर डिपेंड करता है, दैट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये नीचे लाइन में लिखा हुआ है, independent of the amount of matter
and depends on the amount of matter. This is the basic difference between the intensive property and extensive property. So here are the some examples like intensive property boiling point. आप पानी चाहे आप छोटे बाउल में रखो या एक बकेट में रखो, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। हाँ, प्योर वाटर का उस पर अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ है तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक ही वाटर मतलब एक ही प्रॉपर्टी का वाटर को अगर हम दो अलग अलग बॉल में रख के भी अगर हम बॉईल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। सेम वैसे ये कलर, टेम्परेचर, लस्टर, हार्डनेस, ये सब मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, मास, साइज, वेट, लेंथ, these are the examples of extensive properties। ये जितने भी हैं, that is the volume, ये हो गया मास, साइज, वेट, लेंथ, ये सारी चीज़ें, these are the extensive properties। अब लास्ट में आता है यूनिट। अब मैं आपको यूनिट का पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहता है, इसमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसका आप यूनिट रखना भूल गए, तो आपके यूनिट के मैक्सिमम मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और कॉमन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है, आप बताते हो 5'5", 5'7", 5'9", ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि दैट इज़ अ 5 फीट एंड 7 इंचेस। बट अगर आप उसको बोलते हो 170, सामने वाले को नहीं पता, तो वो क्या सोचेगा 170 सेंटीमीटर है कि 170 इंच है, 170 मीटर है, इसे क्लियर नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका जो यूनिट है उसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। आपका फ़ोन का डिस्प्ले है, फ़ोन का डिस्प्ले बोलते हैं 6 क्या है, दैट इज़ अ 6 इंचेस, 6'2", दैट इज़ अ 6.2 इंच। तो ये सब जो रहता है दैट द अमाउंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द यूनिट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिना यूनिट के आपके न्यूमेरिकल के जो वैल्यूज़ हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो यूनिट किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे आपका अगर लेंथ मेज़र करना है या टाइम है या टेम्परेचर है, या फिर आपको वहाँ पे कोई अगर वोल्ट मीटर है तो आपको जो करंट है वो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको मेज़र करना है, या आपको वेट मेज़र करना है, तो हर किसी का एक यूनिट होता है। द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 मीटर बोल रहा है, 3 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ अ टेबल, तो यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि 3 and meter. What is 3 and what is meter? 3 is the magnitude and meter is the name of unit। अब यहाँ पे जो name of the unit है that is the meter। अब यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है यूनिट का वो कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली दो टाइप के क्लासिफिकेशन हम इसको देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एस आई एंड सेकेंड इज़ द ट्रेडिशनल। दिस इज़ द एस आई जो कि सबसे मोस्ट कॉमन आज के डेट में यूज़ होता है, एंड सेकेंड आर द ट्रेडिशनल्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि विच वन इज़ द एस आई एंड विच वन इज़ द ट्रेडिशनल। There are basically four types of system of unit. The first one is CGS, second is MKS, third is the FPS. So these three, that is the first, second and third, these three are the traditional units, and SI जो fourth है हमारा, that is the standard unit या फिर international units है। तो system of units, first is CGS, C means centimeter, G means gram and S means second। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। C में फॉर, C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for टाइम। तो बेसिकली ये हमारा किन किन चीज़ों का यूनिट है। द फर्स्ट वन इज़ द लेंथ, सेकंड इज मास and third is time। Similarly in MKS, M stands for meter, K stands for kilogram and N stands for second। Again length, mass and time। The third one is FPS, here F stands for
फुट, P stands for pounds, and S stands for what? Time. And the last one is SI. SI is the small form or abbreviation of French name. The system international system of units is called SI units. इसी को हमको यूज़ करना है हर जगह। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाओगे या कोई भी थ्योरी में अगर कहीं पे भी यूनिट आता है तो आपको SI में ही रख के काम करना है, जब तक स्पेसिफाई ना करे that you have to calculate in CGS pattern or FPS pattern or MKS pattern. Till then you have to use SI units only. जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, टाइम का सेकंड, मास का केजी, एरिया मीटर स्क्वायर, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, सबसे जो कॉमन यूनिट है दैट इज़ द पास्कल या फिर बार। तो 1 पास्कल जो होता है दैट 1 पास्कल इज़ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज, अच्छा व्हाट इज प्रेशर? सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट हो गया तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। तो ये रिलेशन है दैट 1 बार इज 10⁵ पास्कल और 100 किलो पास्कल और 0.1 मेगा पास्कल। सो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम? 100 × 10⁻³ पास्कल, और 10⁻³ मतलब किलो पास्कल एज इट इज़, और ये हो गया 100। तो इस तरीके से रिलेशन निकल कर आया दैट 1 बार इज़ 100 किलो पास्कल या फिर 0.1 मेगा पास्कल। और नेक्स्ट होता है 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है इसका जो वैल्यू मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पे, दैट 1 एटमॉस्फेरिक इज़ 101.325 किलो पास्कल। ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में कभी आपको इसकी वैल्यू नहीं देगी, स्टैंडर्ड वैल्यू है, मालूम होना चाहिए। या मरकरी कॉलम में अगर अपन देखते हैं तो दैट इज़ द 760 mm ऑफ Hg। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, 101.325 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1.01325 बार। अगेन नेक्स्ट इज द वर्क या फिर एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज़ द जूल। जूल इज अगेन न्यूटन मीटर। अब ये कैसे आया? वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल। लास्ट में है पावर, दैट इज़ व्हाट, और वॉट जो होता है दैट इज़ द जूल्स पर सेकंड। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क का यूनिट क्या हो गया? जूल्स, और टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकंड। तो जूल्स पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वॉट। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल्स पर सेकंड। और अगर किलो वाट में देखेंगे तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम सराउंडिंग है वो क्या होती है, एंड कितने टाइप का उसका जो अप्रोच है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या होता है, और लास्ट वाला जो था दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट अगेन यूनिट्स। तो इतना जो पार्ट है दैट इज़ कम्स अंडर द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में का जो प्रोसेस वगैरह है या ज़ीरो लॉ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।